नमस्ते साथियों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लास नंबर 2 पढ़ेंगे। मैं आनंद पारिक। और पहली क्लास में हमने देखा था कि इतिहास शब्द के बारे में, कैसे व्युत्पत्ति हुई इतिहास शब्द की, और इसके अलावा इतिहास की विभिन्न विद्वानों के द्वारा क्या क्या परिभाषाएं दी गई, पद्धति क्या है, साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में पढ़ा था। वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम, विधेयवादी और इसके अलावा आलोचनात्मक वैज्ञानिक पद्धतियों के बारे में हमने क्लास संख्या 1 में देख लिया था। अब साहित्य इतिहास लेखन परंपरा, साहित्य इतिहास के आधार या स्रोत सामग्री के बारे में आज हम इस क्लास में परिचर्चा करेंगे। तो साहित्य इतिहास के आधार ग्रंथ जो महत्वपूर्ण हैं वो आज इस क्लास में हम देखेंगे। तो साहित्य इतिहास लेखन के स्रोत ग्रंथ या आधार ग्रंथ परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। स्रोत ग्रंथ भी कवियों के वृत्त संग्रह हैं, लेकिन इन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं मान सकते क्योंकि इनमें सन, संवत, तिथिक्रम आदि का अभाव है। सीधी बात, इनमें कालक्रम का अभाव है, संवत नहीं दिया है, तिथिक्रम नहीं दिया है, तो इन्हें इतिहास नहीं मानेंगे। तो ये क्या है, लेकिन इनमें कवियों के विषय में परिचय तो है। तो साहित्य इतिहास के जो लेखक थे उन्होंने इन सामग्रियों का पूरा सहयोग लिया अपने साहित्य इतिहास लेखन के दौरान। तो ये साहित्य इतिहास ग्रंथ के जो आधार बन जाते हैं, स्रोत ग्रंथ बन जाते हैं, ये भी हमारे लिए उपयोगी हैं। अब साहित्य इतिहास स्रोत ग्रंथों को आगे देखिए, हम 5 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, साहित्य इतिहास की प्रकाशित व अप्रकाशित रचनाएं, साहित्यकारों व साहित्य रचनाओं का परिचय प्रस्तुत करने वाली रचनाएं। तीसरा, साहित्य के विभिन्न अंगों, रूपों, धाराओं व प्रवृत्तियों की व्याख्या से संबंधित आलोचनात्मक व अनुसंधानपरक ग्रंथ भी स्रोत सामग्री में आएंगे। चौथा, प्राचीन साहित्यकारों के काल निर्धारण व रचना काल के निर्णय में योग देने वाली ऐतिहासिक सामग्री। और पांचवा होगा, विभिन्न युगों की आंतरिक व बाह्य परिस्थितियों व स्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री। ये 5 वर्ग हो जाएंगे। हमारे जो स्रोत ग्रंथ हैं उनके ये 5 वर्ग हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इतिहास के स्रोतों को 2 भागों में विभक्त किया है। एक तो है अंतःसाक्ष्य यानी कि आंतरिक स्रोत, और दूसरा है बाह्य साक्ष्य यानी कि बाह्य स्रोत। जब किसी रचनाकार के बारे में उसी की रचना से हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है, जैसे विनय पत्रिका या कवितावली से तुलसी के विषय में, तो वो उस रचनाकार के लिए आंतरिक स्रोत हो गया। और अगर उसी रचनाकार के बारे में हमें किसी दूसरे ग्रंथ से जानकारी मिलती है तो वो उसी रचनाकार के लिए बाह्य स्रोत या बाहरी स्रोत या बाह्य साक्ष्य हो जाएगा। तो पहली रचना इस स्रोत सामग्री के अंदर हम पढ़ रहे हैं। नंबर 1, 84 वैष्णवन की वार्ता एवं 252 वैष्णवन की वार्ता। ये 2 अलग अलग रचनाएं हैं, लेकिन मैंने इन्हें एक ही क्रमांक दिया है क्योंकि ये दोनों ही रचना जो है इनके रचनाकार एक हैं और इसीलिए इसको एक क्रमांक दिया है। रचनाकार इन दोनों वार्ता साहित्य के गोसाई गोकुलनाथ कौन थे? विठलनाथ जी के पुत्र थे और वल्लभाचार्य जी के पौत्र। वल्लभाचार्य जी जो शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनके पौत्र गोसाई गोकुलनाथ ने ये दोनों ही वार्ता साहित्य की रचना की। अब रचना काल देख लेते हैं, 1568 ईस्वी। दोनों वार्ता साहित्य का रचना काल भी एक है। अगर हम विक्रमी संवत में बात करें तो 1625 विक्रमी संवत इसका रचना काल हो जाएगा। अब दोनों वार्ता साहित्य का वर्ण्य विषय, तो देखिए वर्ण्य विषय क्या है, क्या दिया गया है इसमें। 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों का जीवन परिचय ब्रज भाषा गद्य में दिया गया है। कितने शिष्यों का? वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों का, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है। दूसरी बात, जो 252 वैष्णवन की वार्ता है उसमें
विठल नाथ जी के 252 शिष्यों का जीवन परिचय ब्रज भाषा गद्य में दिया गया है। अब इनके बारे में आगे देखते हैं। ये दोनों ही रचनाएं ब्रज भाषा गद्य में रचित हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक तो इनकी भाषा ब्रज है और दूसरी बात ये गद्य में रचित जो है रचनाएं हैं, क्योंकि उस समय जो है पद्य रचनाएं ज़्यादा होती थी, गद्य इतना नहीं लिखा जाता था। तो ये आरंभिक गद्य रचनाएं भी मानी जाती हैं। तो दोनों ही ब्रज भाषा गद्य में रचित है। इनमें पुष्टि मार्ग में दीक्षित भक्त कवियों का परिचय दिया गया है और सूरदास के विषय में सबसे प्रामाणिक जानकारी 84 वैष्णवन की वार्ता से हमें मिलती है। अगली हमारी जो स्रोत सामग्री के अंतर्गत आएगी रचना, वो भक्तमाल है और भक्तमाल के रचनाकार का आपको पता है नाभादास जी। ग्रियर्सन के अनुसार नाभादास का मूल नाम नारायण दास था। ग्रियर्सन जी ने नाभादास जी का मूल नाम नारायण दास भी बताया है। रचना काल क्या है भक्तमाल का? 1585 ईस्वी। और अगर हम विक्रमी संवत में बात करें तो 1642 विक्रमी संवत इसका रचना काल माना जाता है। नाभादास जी भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा में राम भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। ये राम भक्त कवि अग्रदास जी के शिष्य थे। तो नाभादास जी जो है वो सगुण भक्ति शाखा की जो राम भक्ति परंपरा थी उसके अंतर्गत आते हैं। और ये राम भक्त कवि अग्रदास जी जो अग्र अली नाम से रचना करते थे, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक थे, खुद को जानकी की सखी मानकर वो रचना करते थे, उन्हीं के शिष्य थे नाभादास जी। अब नाभादास जी ने इसमें क्या लिखा है? वर्ण्य विषय। भक्तमाल में नाभादास जी ने 200 भक्त कवियों का जीवन परिचय 316 छपे छंदों में दिया है। कितने भक्तों का परिचय है भक्तमाल में? 200 भक्त कवियों का। और नाभादास जी ने 316 छंद लिखे हैं और वो भी छपे छंद है और उनमें 200 भक्तों का परिचय दिया है। अब नाभादास जी की 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। ये कौन कौन सी हैं? एक तो भक्तमाल हो ही गई, हमने पढ़ लिया है, और दूसरी है अष्टयाम। अष्टयाम का रचना काल 1594 ईस्वी, वहीं भक्तमाल का रचना काल 1585 ईस्वी। अच्छा, अष्टयाम नाम से कई रचनाकारों ने लिखी हैं। तो अष्टयाम नाम से एक रचना जो है वो कृष्ण भक्त कवि रसखान ने लिखी है और एक रचना रीतिकालीन कवि देव की भी अष्टयाम हम देखेंगे, और एक रसखान ने भी अष्टयाम लिखी है। रसखान जो कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत संप्रदाय निरपेक्ष कवि जब हम पढ़ेंगे, रसखान हैं, मीरा हैं, तो उन्होंने भी एक रचना रची है और एक देव द्वारा लिखित अष्टयाम भी है। आगे देखिए, भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात नाभादास जी ने किया और इनका भक्तमाल सबसे प्रसिद्ध है और प्राचीन भी माना जाता है। नाभादास ने भक्तमाल में तुलसी के प्रति विशेष श्रद्धा भाव व्यक्त करते हुए उन्हें अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा है। ये बात महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसे अपने ग्रंथ का सुमेरु नाभादास जी ने कहा है, तो किसे कहा है? तुलसी को, क्योंकि उनके प्रति विशेष श्रद्धा भाव था, तो उन्हें अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा। आगे देखिए, तुलसी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी इसी ग्रंथ से प्राप्त होती है। यानी तुलसी के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रारंभिक स्रोतों में ये ग्रंथ शामिल है। 3 नंबर रचना हमारी है मूल गोसाई चरित्र। मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है? बेणी माधव दास। इन्हें हम बाबा बेणी माधव दास भी कहते हैं। ये तुलसीदास के प्रिय शिष्य थे। बाबा बेणी माधव दास जो थे तुलसी के अति प्रिय शिष्यों में आते हैं। इसका रचना काल, मूल गोसाई चरित्र का रचना काल जो है वो 1630 ईस्वी सन, और अगर हम विक्रमी संवत में बात करें तो 1687 विक्रमी संवत हो जाएगा।
भाषा क्या है? भाषा है मूल गोसाई चरित्र की अवधि और पद्य रचना ये है। इस रचना में दोहा, चौपाई, त्राटक छंदों में तुलसी के जीवन का परिचय दिया गया है बाबा बेणी माधवदास के द्वारा। तुलसी से संबंधित अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन इसमें किया गया है। अतिशयोक्ति यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तुलसी के बारे में, चूंकि तुलसी के भगत थे, शिष्य थे, तो शिष्यों में यह परंपरा रही है कि वो अपने गुरु के बारे में थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर देते थे। तो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन इसमें भी मिलता है। इसी रचना के आधार पर अमृतलाल नागर ने तुलसी के जीवन पर आधारित उपन्यास मानस के हंस की रचना की थी, ऐसा भी माना जाता है। लेकिन मानस के हंस की भूमिका में अमृतलाल नागर ने कहा है कि मैंने इस उपन्यास की रचना से पहले जो तुलसी विरचित ग्रंथ है, विनय पत्रिका, कवितावली, उनका अध्ययन भी बहुत गहराई से किया है। चौथी हमारी रचना इसमें देखिए, भगत नामावली। स्रोत ग्रंथों में हमारी चौथी रचना है भगत नामावली। ये ध्रुवदास द्वारा रचित है। ध्रुवदास कौन थे? राधा वल्लभ संप्रदाय के भक्त कवि हैं ध्रुवदास। जब हम राधा वल्लभ संप्रदाय, आगे कृष्ण भक्ति के अंदर राधा वल्लभ संप्रदाय आता है, वो पढ़ेंगे तो इनके बारे में और पढ़ेंगे। तो भक्त नामावली, रचनाकार ध्रुवदास। रचना काल क्या है इसका? 1641 ईस्वी इसका रचना काल है। और अगर हम विक्रमी संवत में बात करें तो 1698 विक्रमी संवत। भक्त नामावली एक पद्य रचना है। वह इसकी भाषा जो है वो अवधि है। मूल गोसाई चरित्र की तरह इसकी भाषा भी अवधि है। 116 भक्त कवियों का परिचय इसमें है भक्त नामावली में। और अंतिम नाम जो मिलता है, सबसे अंतिम नाम 116 जो भक्त कवि हैं उनमें सबसे अंतिम नाम नाभादास या नारायण दास का हमें मिलता है। तात्पर्य यह है कि नारायण दास या नाभादास के बारे में भी इससे जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। पांचवी हमारी रचना, आगे देखिए, पांचवी रचना। हम इस स्रोत सामग्री के अंतर्गत लगभग 30 रचनाएं जो बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, वो पढ़ेंगे। तो पांचवी रचना सार संग्रह। सार संग्रह के रचनाकार प्रवीण कवि। 150 कवियों की रचनाएं इसमें जो है संग्रहित की हैं प्रवीण कवि ने। छठी हमारी रचना देखिए, कविमाला। कविमाला के रचनाकार हैं तुलसी हरिराय। ये तुलसीदास नहीं है, मानस के रचयिता तुलसीदास, राम भक्त कवि तुलसीदास के विषय में नहीं है। ये तुलसी हरिराय इसके रचनाकार हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है तुलसीदास नहीं। 74 भक्त कवियों का परिचय इसमें हमें मिल जाता है कविमाला में। और अभी क्या है, यह ग्रंथ अप्राप्य है, अनुपलब्ध है। शिव सिंह सेंगर ने 8 कवियों का विवरण तथा ग्रियर्सन ने भी अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में कवियों का उल्लेख कविमाला के आधार पर किया है। यह उन्होंने अपने ग्रंथ में ऐसा लिखा है। अगली हमारी रचना देखिए, 7 नंबर हमारी रचना है कालिदास हजारा। हजारा, हजार इसमें पद है, इसलिए 1000 पदों के कारण हजारा। जैसे 700 पद हों तो 700, 22 तो 22, गंधर्व 22, ऐसे। तो 1000 पद हैं तो हजारा इसमें आ गया है। कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी द्वारा रचित है। रीति ग्रंथकार हैं कालिदास त्रिवेदी। रचनाकाल इसका है 1718 ईस्वी। अगर विक्रमी संवत आपको निकालना है तो देखिए, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, रह गया है विक्रमी संवत। इसमें 57 आप जोड़ देंगे, विक्रमी संवत 57 जोड़ दीजिए तो विक्रमी संवत आ जाएगा। इसमें कालिदास हजारा में 212 कवियों के लगभग 1000 पद्य संग्रहित हैं, इसीलिए हजारा मैंने आपको बता ही दिया पहले। शिव सिंह सेंगर ने कवियों के काल निर्णय इसी से लिए हैं। ये रचना शिव सिंह सरोज का आधार ग्रंथ भी मानी जाती है। कालिदास त्रिवेदी, इनका एक ग्रंथ
वर वधु विनोद या वार वधु विनोद भी कह सकते हैं, जिसे वो अति प्रसिद्ध ग्रंथ है। यहाँ पर आएगा वार वधु विनोद, वार वधु विनोद भी कहते हैं। वह इनका प्रसिद्ध एक ग्रंथ है। ये रीतिकालीन रीति ग्रंथकार माने जाते हैं। 8 नंबर हमारी रचना है काव्य निर्णय। काव्य निर्णय वैसे तो रीति ग्रंथ है, लेकिन इतिहास की जानकारी भी इससे कुछ मिलती है। काव्य निर्णय के जो रचनाकार हैं वो भिखारी दास। रचना काल क्या है काव्य निर्णय का? रचना काल है 1725 ईस्वी, और विक्रमी संवत में बात करें तो 1782 विक्रमी संवत इसका रचना काल है। काव्य निर्णय एक रीति ग्रंथ है, लेकिन कुछ इतिहास विषयक जानकारी भी इसमें मिलती है। पुराने कवियों की रचनाओं के उदाहरण इसमें हमें मिलते हैं, इसलिए हमने इसे स्रोत ग्रंथों में स्थान दिया है। 9वीं हमारी रचना देखिए, कवि नामावली है, जो सूदन द्वारा रचित है। कवि नामावली सूदन, भक्त नामावली ध्रुवदास। देखिए कवियों की नामावली, कवि नाम धन अवली, तो कवियों की नामावली, कवियों का परिचय इसमें है। सूदन ने लिखी है। रचना काल 1753 ईस्वी इसका रचना काल है, और विक्रमी संवत 1810 विक्रमी संवत आ जाएगा। आगे देखिए 10 कवित छंदों में कौन से छंद है? कवित छंद हैं। 10 कवियों का परिचय दिया गया है। इसमें सूदन ने 10 कवियों का नामोल्लेख कर उन्हें प्रणाम भी किया है। तो ये मैंने बता दिया आपको, कवि नामावली सूदन और भक्त नामावली ध्रुवदास। अगली हमारी 10 नंबर रचना देखिए, अलंकार रत्नाकर। रचना काल 1735 ईस्वी। 2 रचनाकार हैं इसके। रचना काल तो 1735 है, रचनाकार इसके 2 हैं। एक तो दलपति राय और बंशीधर नामक 2 कवियों द्वारा रचित यह रचना है। यह रचना महाराजा जसवंत सिंह, जो मारवाड़ के शासक भी थे, के भाषा भूषण जसवंत सिंह। अब रीतिकाल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक अलंकार ग्रंथ जसवंत सिंह के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो इनका एक अलंकार निरूपण का ग्रंथ है भाषा भूषण, बहुत ही प्रसिद्ध रचना इनकी है। तो यह रचना महाराज जसवंत सिंह के भाषा भूषण की टीका के रूप में अलंकारों के स्वरूप निरूपण हेतु रचा गया है। कौन सा? अलंकार रत्नाकर, दलपति राय और बंशीधर ने लिखा है। अगली हमारी रचना जो 11 नंबर रचना है वो है सतकवि गिरा विलास। कौन सी? सतकवि गिरा विलास। रचनाकार बलदेव बघेलखंडी। सतकवि गिरा विलास बलदेव बघेलखंडी ने लिखी। इसका रचना काल 1746 ईस्वी माना जाता है, और 1803 विक्रमी संवत में अगर हम बात करें तो 17 कवियों की रचनाओं के उदाहरण सतकवि गिरा विलास में संग्रहित हैं, और इनमें जो 17 कवि हैं इनमें विशेष रूप से रीतिकालीन कवियों के जो हैं वो उदाहरण संग्रहित हैं। और इन कवियों में भी मुख्य कवि मैं आपको बता देता हूँ, चिंतामणि, मतीराम, केशव, कालिदास, बिहारी इत्यादि हैं। ये सभी देखिए रीतिकालीन कवि हैं। अब हमारी अगली रचना जो है वो 12 नंबर रचना है विद्वन मोद तरंगिणी। विद्वन मोद तरंगिणी, विद्वत मोद तरंगिणी कह सकते हैं। इसमें उत्तर अनुनासिक संधि हो गई है। विद्वन मोद तरंगिणी या विद्वान मोद तरंगिणी, दूसरा नाम इसका विद्वान मोद तरंगिणी। विद्वन मोद तरंगिणी के रचनाकार जो हैं वो सूबा सिंह उर्फ श्रीधर हैं। कौन है? सूबा सिंह उर्फ श्रीधर। रचना काल इसका है 1817 ईस्वी, 1874 विक्रमी संवत हो जाएगा। इसमें क्या है? 46 कवियों की कविताओं का संग्रह इसमें किया गया है सूबा सिंह उर्फ श्रीधर के द्वारा। षड ऋतु वर्णन, नक्षिक वर्णन, दूती वर्णन भी इसके अंदर हमें मिलता है। तो ये हमारी होगी 12 नंबर रचना।
अब चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर राग कल्पद्रुम। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है राग कल्पद्रुम, जिसका दूसरा नाम पुस्तकों में आपको मिल सकता है राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम। रचनाकार इसके कृष्णानंद व्यास देव। राग कल्पद्रुम के रचनाकार कृष्णानंद व्यास देव ये जयपुर दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। कौन? कृष्णानंद व्यास देव। अब रचना काल के विषय में बात करें तो राग कल्पद्रुम का रचना काल जो है 1843 ईस्वी और विक्रमी संवत में हम बात करें तो 1900 विक्रमी संवत। राग कल्पद्रुम 4 खंडों में प्रकाशित यह रचना संगीत शास्त्र से संबंधित है। तो राग कल्पद्रुम, अब राग आ गया है इसमें, तो यह संगीत शास्त्र से संबंधित रचना है। राग सागर की उपाधि से विभूषित कृष्णानंद के संग्रह का अन्य नाम राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। चूंकि कृष्णानंद व्यास देव को राग सागर की उपाधि दी गई थी तो यह इनकी रचना है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार इसमें 200 महात्माओं के पद संकलित हैं। कितने महात्माओं के? 200 महात्माओं के पद कृष्णानंद व्यास देव ने संकलित किए हैं। मुख्य रूप से इसमें कृष्ण भक्त कवियों का, जैसे कि वल्लभाचार्य, विठलनाथ, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, मीराबाई, हित हरिवंश इत्यादि मुख्य हैं। तो 200 महात्माओं के पद हैं। शिव सिंह सेंगर ने ये अपने पुस्तक में बताया है। 14वीं हमारी रचना जो है वो श्रृंगार संग्रह है। इसका रचना काल 1848 ईस्वी और विक्रमी संवत 1904। विक्रमी संवत 1904। इसके रचनाकार कौन है? कवि सरदार। कवि सरदार श्रृंगार संग्रह कवि सरदार ने लिखा, जो काशी नरेश ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह के राज्याश्रित थे। वर्ण्य विषय क्या है इस रचना का? अगर हम देखें तो 125 से अधिक कवियों के नाम व उनकी रचनाओं के उदाहरण इसमें श्रृंगार संग्रह में दिए गए हैं। इसमें काव्यांगों का विवेचन भी है। श्रृंगार संग्रह में काव्य के अंग, काव्यांगों यानी कि काव्य के अंग कौन कौन से होते हैं? जैसे रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार, इन सभी का विवेचन इसमें मिलता है। और 125 से अधिक कवियों के नाम व उनकी रचनाओं के उदाहरण इसमें हैं। श्रृंगार संग्रह में श्रृंगारिक कवियों यानी कि रीतिकालीन मुख्य रूप से उन कवियों को ही इसमें स्थान दिया गया है। 15वीं हमारी रचना भाषा काव्य संग्रह। काव्य संग्रह भी इसे कहते हैं। रचना काल 1857 ईस्वी है और विक्रमी संवत की अगर बात करें तो 1914 विक्रमी संवत। रचनाकार हैं इसके महेश दत्त शुक्ल। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल। अनेक कवियों की कविताओं का संग्रह इसमें है। 16वीं हमारी रचना है रसचंद्रोदय। रसचंद्रोदय के रचनाकार कौन है? ठाकुर प्रसाद द्विवेदी। रसचंद्रोदय ठाकुर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। रचना काल इसका देखें तो 1863 ईस्वी और विक्रमी संवत में बात करें तो 1920 विक्रमी संवत हो जाएगा। इसमें बुंदेलखंड के 242 कवियों का परिचय, उनकी कविताओं का संकलन है। 242 कवि हैं बुंदेलखंड के, उनकी कविताओं का संकलन ठाकुर प्रसाद द्विवेदी ने रसचंद्रोदय में किया है। 17वीं रचना देखिए दिग्विजय भूषण। इसे दिग्विजय भूषण भी कहते हैं। दिग्विजय भूषण या दिग्विजय भूषण, मुझे दो जो नाम मिले वो मैंने आपको यहाँ लिख दिए आपके सामने। रचनाकार लाला गोकुल प्रसाद ब्रज। लाला गोकुल प्रसाद ब्रज ने लिखी दिग्विजय भूषण। और इसका रचना काल देखें, रचना काल 1868 ईस्वी विक्रमी संवत 1926। 192 कवियों की कविताओं का संग्रह है दिग्विजय भूषण। 18वीं हमारी रचना सुंदरी तिलक। रचनाकार कौन है सुंदरी तिलक के? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक युग की यह रचना है। रचना काल 1869 ईस्वी।
सुंदरी तिलक हरिश्चंद्र, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है। 19वीं रचना देखिए, कवित रत्नाकर। अब तो केवल रचनाएं और रचनाकाल ही इम्पोर्टेंट है, तो ये रचनाएं और रचनाकार जो इनके हैं वो देख लेते हैं। इसके कवित रत्नाकर माता दीन मिश्र की रचना है और रचना काल जो है वो 1876 ईस्वी। कवित रत्नाकर माता दीन मिश्र 1876 ईस्वी में रचित रचना है। कवियों के बारे में इससे भी हमें जानकारी मिलती है। अगली रचना कवित रत्नमाला। वो तो थी कवित रत्नाकर, यह है कवित रत्नमाला। कवित रत्नमाला जो है वो रचनाकार उसके हैं मुंशी देवी प्रसाद, या देवी प्रसाद मुंशी भी कह सकते हैं। रचना काल इसका है 1911 ईस्वी। विक्रमी संवत अगर देखें तो 1968 ईस्वी। कवित रत्नमाला जो है वो 2 भागों में है। राजस्थान के 108 रचनाकारों का परिचय इस रचना में है। उनकी कविताओं का संकलन है। 108 कवि हैं राजस्थान के मुख्य रूप से, और उनका परिचय, उनकी कविताओं का संकलन मुंशी देवी प्रसाद ने किया है कवित रत्नमाला में। उनके अनेक कवित्व व सवैया छंदों का संग्रह है। 21वीं रचना हमारी जो है वो हफीजुल्लाह खां हजारा। यह भी रचना 2 भागों में है। रचनाकार इसके हफीजुल्लाह खां हैं और रचना काल 1972 विक्रमी संवत ईस्वी सन। आप इसमें से 57 साल घटाकर ईस्वी सन, इसके मैं लिखना रह गया यहाँ पे थोड़ा, तो आप उसके हिसाब से ईस्वी सन इसका लिख सकते हैं। इस रचना के 2 भाग हैं हफीजुल्लाह खां हजारा के। इसमें लगभग 1000 कवियों के कवित एवं सवैयों का संकलन हमें मिलता है। 22वीं रचना, 22वीं हमारी रचना है सूक्ति सरोवर। रचनाकार इसके हैं लाला भगवान दीन। दीन उपनाम से रचना करते थे और ये लाला भगवान दीन वही हैं जो आधुनिक काल में हम पढ़ेंगे। प्लेग की चुड़ैल इनकी प्रसिद्ध एक कहानी है। तो लाला भगवान दीन ने सूक्ति सरोवर की रचना की। ब्रज भाषा के कवियों की साहित्यिक विषयों पर सूक्तियों का संकलन इसमें है। ये दीन उपनाम से रचनाएं लिखते थे। प्लेग की चुड़ैल इनकी प्रसिद्ध कहानी है। तो सूक्ति सरोवर लाला भगवान दीन। चलिए आगे देखते हैं। 23वीं हमारी रचना इम्पोर्टेंट रचना है, क्योंकि इसके रचनाकार जो हैं वो रचनाकार, सॉरी ये लाल से हो गया, रचनाकार जो इसके हैं वो ब्रिग्स। चलिए देखिए, तेईसवीं हमारी रचना है गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज। रचनाकार इसके हैं ब्रिग्स या ब्रिग्स। रचना काल 1898 ईस्वी और विक्रमी संवत अगर देखें तो 1955 विक्रमी संवत। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये। इसके तो आप मोस्ट लगाइए, क्योंकि जो अंग्रेज रचनाकार हैं उनकी रचनाएं मोस्ट होगी। गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज और रचनाकार इसके हैं ब्रिग्स। अब चलिए अगली रचना हम देखते हैं। 24वीं हमारी रचना है, एक सेकंड, 24वीं हमारी रचना सिलेक्शंस फ्रॉम हिंदी लिटरेचर। सिलेक्शंस फ्रॉम हिंदी लिटरेचर। रचनाकार इसके हैं लाला सीताराम। ये रचना भी महत्वपूर्ण है। रचना काल इसका है विक्रमी संवत 1978 से 1984 के मध्य ये लिखी गई है। कवियों की आलोचना एवं उनकी कविताओं का संग्रह इसमें किया गया है। 25वीं हमारी रचना जो है स्रोत ग्रंथों के अंदर 25वीं रचना हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म। हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म। रचनाकार हैं इसके मोनियर विलियम्स।
कौन है? मोनियर विलियम्स। यह भी महत्वपूर्ण हो जाएगी रचना, आप यहाँ पे मोस्ट लगाइए इसके भी। हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म, यह भी महत्वपूर्ण है। इसका रचना काल जो है वो विक्रमी संवत 1940। इसमें क्या है? इसमें हिंदू धर्म के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। हिंदू धर्म से संबंधित कवियों एवं उनकी रचनाओं की आलोचना इसमें हमें मिलती है। तो 26वां जो स्रोत या आधार ग्रंथ हमें मिलेगा वो है नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने, काशी की जो नागरी प्रचारणी सभा है उसने 1900 ईस्वी में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य अपने हाथ में लिया था। सरकार के सहयोग से जो लोगों के घरों में पुस्तकें पड़ी थी या जो ऐसी पुस्तकें थी जो छिपी हुई पुस्तकें थी, मतलब उन्हें प्रकाश में लाने के लिए इसने उन ग्रंथों का खोज कार्य अपने हाथ में लिया। प्रकाशित और अप्रकाशित रचनाएं जो कहीं पर ऐसी जगह पड़ी थी जो सामने लानी जरूरी थी, तो इसीलिए यह खोज कार्य अपने हाथ में लिया। यह खोज कार्य 1921 ईस्वी तक चला। देखिए 1900 ईस्वी में खोज कार्य नागरी प्रचारणी सभा ने अपने हाथ में लिया था और 1921 ईस्वी तक यह खोज कार्य चला था। 1900 से लेकर 1908 तक बाबू श्याम सुंदर दास इस खोज कार्य के निरीक्षक रहे। 1908 से 1916 तक श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र इसके निरीक्षक रहे। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए आगे, मिश्र बंधुओं ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद के लिए इन खोज रिपोर्ट से बहुत अधिक सामग्री ग्रहण की। देखिए इन्होंने ग्रंथ लिखा मिश्र बंधु विनोद 1913 में, जिसके 3 भाग प्रकाशित हुए, चौथा 1934 में हुआ। तो 1913 तक 11 तक नागरी प्रचारणी सभा ने 8 खोज रिपोर्टों का प्रकाशन किया था। और मिश्र बंधु, ये देखिए इसके निरीक्षक भी ये मिश्र बंधु ही हैं, तो इन्होंने पर्याप्त सहायता उससे ली थी अपने ग्रंथ के लेखन में। 27वीं हमारी रचना है कबीर एंड द कबीर पंथ। रचनाकार हैं बेसकट। कबीर एंड द कबीर पंथ, रचनाकार बेसकट। रचना काल इसका है विक्रमी संवत 1964। इससे क्या जानकारी मिलती है? कबीर और कबीर पंथ के आदर्शों, मान्यताओं का चित्रण इसमें किया गया है बेसकट के द्वारा। यह भी महत्वपूर्ण रचना होगी। 28वीं हमारी रचना देखिए, हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन। रचनाकार मेकालिफ। ये अंग्रेज रचनाकार जो हैं, जो हिंदी साहित्य के बारे में लिख रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे लिए। रचना काल इसका है विक्रमी संवत 1965। तो क्या है इसमें? सिख धर्म के उद्भव एवं विकास का वर्णन है। सिख धर्म के अंतर्गत लिखी गई कविताओं का संग्रह इसमें है। ये सारी बातें आपको याद रखनी जरूरी नहीं है। रचना का रचनाकार तो आपको याद होना ही चाहिए, लेकिन मैं आपको जानकारी सभी रचनाओं के बारे में दे रहा हूँ। किसमें क्या कुछ वर्ण्य विषय थोड़ा बहुत हम देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 29 नंबर हमारी रचना है इंडियन एथिज्म। इंडियन एथिज्म के रचनाकार जो हैं वो मैकनिकाल है। इंडियन एथिज्म मैकनिकाल इसके रचनाकार हैं और इसका रचनाकाल विक्रमी संवत 1972 माना जाता है। हिंदू धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का स्पष्टीकरण है। हिंदू धर्म से संबंधित कवियों का उल्लेख भी इसमें हमें मिल जाता है। ये थी इंडियन एथिज्म, मैकनिकाल ने इसे लिखा है। अब हमारी 30वीं रचना, राजस्थान के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज। जैसे नागरी प्रचारणी सभा काशी ने भी खोज कार्य चलाया, उसी प्रकार राजस्थान के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज कार्य जो है वो खोजकर्ता जो हैं मोतीलाल मेनारिया थे। खोज कार्य विक्रमी संवत 1995 से 1998 के बीच में चला। इस खोज कार्य से राजस्थान के अनेक कवियों की रचनाएं व उनका परिचय हमारे सामने आता गया जैसे जैसे खोज कार्य चलता गया।
तो इस तरह से हमने साहित्य इतिहास स्रोत ग्रंथ जो हैं उनकी 30 स्रोत ग्रंथों के बारे में हमने जान लिया है। आज का यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल स्टडी फ्लाई को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप कर सकते हैं। और यह हमारी क्लास संख्या थी 3।